प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वान टॉप गुणांक आई। सबसे पहले तो बात करते हैं जो हमारा वान टॉप गुणांक आई है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो इसके लिए हम ये 2-3 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.5 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स है। इसका मतलब क्या है कि जल के लिए जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है उसका मान 0.5 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो हमने पढ़ा है कि डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक उन्नयन बराबर क्या होता है, केबी इंटू एम। ये हमने पढ़ा है। देखो यहां पर लिख रखा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये इसको हम बोल सकते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी बोल सकते हैं हम इसको। तो केबी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, चाहे इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना। मोलल उन्नयन स्थिरांक हम क्या बोलते हैं, केबी, ये हमको पता होना चाहिए। और मोलल अवनमन स्थिरांक है, ये हमारा होता है केएफ। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम। तो अब हमको इसमें केबी है वो कितना दे रखा है कि जल के लिए मोलल स्थिरांक का मान कितना है, 0.5 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं यहां पर m की वैल्यू 1 रख दूं, m बराबर हम कितना रख दें, 1। चलो रख के देखते हैं। तो केबी की वैल्यू कितनी है, 0.5 गुणा m क्या है हमारी, मोल लता, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोल लता कहलाती है। तो मोल लता हमारी कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी, इसमें हमने मानी कितनी है, 1। तो डेल्टा टीबी बराबर हमारा कितना आ गया, 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब इससे हमको जो ये हमारा प्रश्न है इसका मतलब समझ में आ गया। देखो क्या मतलब समझ में, प्रश्न कह रहा है जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.50 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको आंसर क्या देना है, m है, इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है, 1। तो यदि विलयन की मोल लता 1 हो, यदि विलयन की मोल लता 1 हो, तो उसका जो क्वथनांक है उसमें जो उन्नयन है या क्वथनांक है उसमें जो वृद्धि है वो कितने की होगी, 0.5 डिग्री सेल्सियस की होगी। तो इसका मतलब यही तो हुआ। तो इसका मतलब क्या लिख के आना है, यदि विलयन की मोल लता 1 है तो उसका जो क्वथनांक उन्नयन है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस लाइन का मतलब ये होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप। दूसरा प्रश्न देखो, ये तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो गया कि यदि विलयन की मोल लता 1 होती है तो उसका जो क्वथनांक उन्नयन है वो किसके बराबर होता है, केबी के बराबर होता है। और केबी यहां पर कितने दे रखा है, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक में उन्नयन भी कितना होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस का होगा।
तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, जब भी हमको इस प्रकार के कोई प्रश्न दे तो उसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। तब हमको मोललता कितनी माननी पड़ेगी? 1। अगला प्रश्न देखो, ये जो प्रश्न है दूसरा, ये पहले प्रश्न से संबंधित है। देखो, 4 मोलल यूरिया के जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है कि 4 मोलल यूरिया के जलीय विलयन का हमको क्वथनांक ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है हमारा? केबी इंटू एम होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर, अब देखो केबी है, इसका मान यही रखना है हमको जो प्रश्न 1 में दे रखा है केबी का मान। तो केबी का मान कितना है? 0.5 इंटू, अब यहां दे रखा है 4 मोलल। मोलर का मतलब, तो अगर यहां पर एक तो होता है मोलर और एक होता है मोलल, इन दोनों में भी अंतर होता है। मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर और मोलल का होता है मोल पर केजी। तो यहां दे रखा है 4 मोलल यूरिया, मतलब 1 किलोग्राम है, उसमें 4 मोल यूरिया के घुले हुए, यानी कि जो विलयन है उसकी मोललता कितनी है? 4 है। ध्यान रखना, 4 मोलल यूरिया का मतलब होता है कि जो विलयन है उसकी जो मोललता है वो 4 है। तो यहां पर जो हमारा एम है, एम क्या है? मोललता। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है प्रश्न में हमको? 4। तो यहां हम रख देंगे 4। तो डेल्टा टीबी बराबर कितना आ गया हमारा? तो ये आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमने निकाल लिया। तो डेल्टा टी हमारा कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमारा डेल्टा टीबी आया है। डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। लेकिन हमसे क्वथनांक उन्नयन थोड़ी नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि 4 मोलल यूरिया के जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। तो जलीय विलयन का हमसे क्वथनांक पूछा है। तो ये हमारा क्या आ गया? क्वथनांक उन्नयन। तो जो हमारा क्वथनांक उन्नयन आया है, उन्नयन मतलब वृद्धि, तो इस वृद्धि को हमको जो जल है उसके क्वथनांक में जोड़ना है, क्योंकि जल के अंदर हमने क्या डाला है? यूरिया। जैसे हमने यूरिया डाला उसका क्वथनांक बढ़ गया, और कितना बढ़ा है ये? 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहां ध्यान रखना, जो केबी है उसकी वैल्यू हमको किस में दे रखी है? सेल्सियस में। तो यहां भी हमको सेल्सियस में लेना है क्वथनांक। तो 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितने की वृद्धि हुई है? प्लस में 2 डिग्री सेल्सियस की। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? जलीय विलयन का क्वथनांक। तो ये हमारा आ गया डेल्टा टीबी। तो आया था 2 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक उन्नयन आया था। और जो हमारा जलीय विलयन का क्वथनांक
तो ये हमारा आ गया कितना, 102 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। तीसरा प्रश्न हमको दे रखा है 4 मोलल NaCl के जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। तो सेम वही प्रोसेस अपनानी हमको। डेल्टा TB बराबर क्या होता है, KB इंटू M। तो डेल्टा TB बराबर, अब KB का मान कितना दे रखा है, 0.5 गुणा, और M कितना है हमारा 4। तो डेल्टा TB बराबर 2 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा। उसके बाद में जो जलीय विलयन का क्वथनांक होगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 जल का होता है, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 2 की। तो ये कितना हो गया, 102 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमने जो दूसरा और तीसरा प्रश्न सोल्व कर दिया, और दोनों को जो सोल्व करने का तरीका तो बिल्कुल सेम था, क्योंकि यहां भी 4 मोलल यूरिया है और यहां भी 4 मोलल NaCl है, और हमने इस तरीके से सोल्व कर दिया। हम सोचेंगे हमने दोनों जो प्रश्न सोल्व किए हैं वो सही किए हैं, लेकिन जो हमारा ये जो सोल्व किया हमने प्रश्न, ये गलत है। अब तुमको सर हमने तो सारे मान सही सही रख रखे, फिर ये गलत कैसे हो गए, दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर हमने तो सारे जो मान है यहां पर सही रख रखे हैं बिल्कुल, फिर भी ये हमारा प्रश्न गलत कैसे हो गया। तो इस बात का जवाब ये है कि जो यूरिया होता है वो अनआयनिक यौगिक होता है। मतलब अगर हम यूरिया है उसको जल के अंदर डाल लेंगे तो 4 मोल है तो 4 मोल ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। जल है उसके अंदर अगर हम यूरिया को डाल लेंगे तो वो हमारा 4 मोल ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। जबकि NaCl होता है वो जल में जाकर के, जैसे NaCl है, इसका 1 मोल ही मान लेते हैं, तो जल में जाने के बाद में टूट जाएगा Na प्लस में Cl माइनस में। तो इसके 1 मोल से कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल। तो 1 मोल से बन गए 2 मोल। और हमने पढ़ा है कि जो हमारा डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन है, ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है, और अणुसंख्य गुणधर्म वो होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहां कण 1 से कितने हो गए, 2। 1 से कण कितने हो गए, 2 कण हो रहे। तो 4 से कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। तो यहां पर हम को ये बात ध्यान रखनी है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो हमारे कैसे यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक, वो आयनों में टूट करके जो मोल की संख्या उसको बढ़ा देते हैं। तो आप कहोगे कि सर यहां पर आप 4 इसकी जगह पर 8 रख लो, फिर कि भाई 1 से बनते हैं 2, तो यहां 4 मोलल से कितने बन जाएंगे, 4 मोलल NaCl से 8 मोलल बन जाएंगे। तो आप यहां कह रहे हो सर यहां 4 की जगह आप 8 रख लो। चलो हम रख लेते हैं, लेकिन क्या ये 8 रखना यहां सही है, तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं है सही, प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 4 मोलल NaCl।
मतलब इसकी जो मोललता है वो 4 है। तो यहां m क्या है, ये जो हमारी m है ये क्या है, मोललता। और मोललता कितनी दे रखी है यहां पर हमारी, 4। तो जब यहां पर हमारी मोललता 4 दे रखी है तो हमको 4 ही रखना पड़ेगा, 8 कैसे रख सकते हम। तो ये फॉर्मूला है, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो 8 रखना भी उचित नहीं है। तो यहां तो कितना रखना पड़ेगा हमको, 4 ही रखना पड़ेगा। अब क्या करें भाई, हमारा आंसर भी गलत आ रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है जिनमें या तो टूट जाए या 2 जुड़ करके 1 बन जाए, जैसे मान लो यहां मैंने NaCl लिया है, इसके स्थान पर अगर मैं एस्टिकम लेता तो उसके जो 2 मोल है उससे 1 मोल बन जाता। तो 2 मोल से कितना बन जाता, 1 मोल बन जाता, तो भी हमारा जो आंसर वो गलत आता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम एक नए कारक i से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, i से। तो अब i से गुणा कर दो आप यहां पर। अब यहां इसके 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं NaCl के, 2 मोल। तो 1 से जितने मोल बनेंगे उतनी i का वैल्यू आ जाएगी यहां पर। तो 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। तो यहां i का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 डिग्री सेल्सियस को फिर कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अब 100 में कितना जोड़ेंगे हम, 4 डिग्री सेल्सियस थी, हमारा कितना हो जाएगा, 104 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे जिनमें या तो आयनन होता हो या संगुणन, आयनन का मतलब होता है टूटना और संगुणन का मतलब होता है जुड़ना, तो उनमें क्या होता है कि इस फॉर्मूले से अगर हम आई नहीं लगाएं तो हमारा जो आंसर आता तो गलत आता है। इसलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक नया कारक उत्पन्न किया, वो क्या था हमारा आई। और ये हमने उत्पन्न नहीं किया, ये एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था वान ट हाफ, उसके नाम के आधार पर इसको बोलते वान ट हाफ गुणांक आई के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। तो एक बार इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो तो वान ट हाफ गुणांक आई, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। सैद्धांतिक मतलब किसी सूत्र का उपयोग करके जो अणुसंख्यक गुणधर्म आते हैं वो हमारे सैद्धांतिक कहलाते हैं। प्रेक्षित मतलब लैब में हम प्रयोग करते हैं उसके बाद जो गुण आते हैं हमारे, वो कैसे कहलाते हैं, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म। या इसको लिख सकते हैं आई बराबर आयनन, आयनन मतलब टूटना, संगुणन, संगुणन मतलब जुड़ने के पश्चात कणों की संख्या, या सॉरी इसके बटे में आ जाएगा आयनन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। इसके एक उदाहरण द्वारा समझते हैं हम। मान लो हमको दे रखा है NaCl,
इसके लिए हमको आई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो NaCl है, ये हमारा दे रखा है 1 मोल। इसको हमने किसके अंदर डाल दिया? जल में। तो 1 मोल NaCl इसको हमने जल में डाल दिया, तो ये क्या होता है? जल के अंदर वियोजित हो जाता है। तो एक तो बना, एक टूटता है Na प्लस प्लस में Cl माइनस के अंदर। यहां इसके आगे कुछ भी लिखा होता तो 1 मोल मान लिया हमने भाई, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल हो गया। यहां Na की प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो कितना मोल है? ये 1 मोल। ऐसे Cl माइनस के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये भी हमारा कितना मोल है? 1 मोल। तो जो हमारा 1 मोल NaCl था, उससे अब कितने मोल बन गए? 2 मोल। तो ये तो हमारा क्या था? आयनन या संगुणन के, आयनन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। तो NaCl है, जब तक इसमें हमने जल नहीं मिलाया था तब तक ये हमारा कितना मोल था? 1 मोल। और जैसे हमने इसके अंदर क्या मिलाया? जल, तो इसका जो 1 मोल है उससे कितने मोल बन गए? 1 और 1 2 मोल बन गए। यहां तक क्लियर बात? अब हमको आई निकालना है, तो आई बराबर आयनन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। तो जब तक हमारा आयनन या संगुणन नहीं हुआ था तब हमारे कण कितने थे? 1। तो ये तो हमारा 1 आ गया। उसके बाद क्या है? आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या। तो जब टूटा तो 1 से कितना बन गया? 2। तो बटे 1 2/1, तो ये हमारा कितना जाएगा? 2। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। ऐसे मान लो हमको ये दे दे K4 FeCN6, ये हमारा एक उपसहसंयोजक यौगिक है जो बड़ा ब्रैकेट में लिखा होता है, ये वाला जिसको हम समन्वय मंडल बोलते हैं। ये पूरा हमारा कहलाता है उपसहसंयोजक यौगिक। इसकी चर्चा हम 11th में भी कर चुके थे। तो ये दे रखा है हमको, तो ये कितना मोल? अभी 1 मोल। अब इसको हमने किसके अंदर डाला? जल में। यहां तक क्लियर? अभी जल में किस प्रकार टूटता है? तो जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इसके बाहर जितने भी आयन उपस्थित होते हैं वो सारे वियोजित हो जाएंगे। तो कितने K है? 4। और K पर प्रथम वर्ग का तत्व है। प्रथम वर्ग के तत्वों का जो ऑक्सीकरणांक होता है +1 होता है, तो ये बन जाएंगे 4K + K। और FeCN6 इस पर आ गया 4-। तो इसने किस प्रकार टूटा? ये 4K + K बना लिए, और FeCN6 पर 4- आ गया। तो इस प्रकार हमारा टूट गया K4 FeCN6। अब इससे देखो कितने मोल बन गए? 4 मोल तो बने K + K, 4 मोल। और 1 मोल किसका बन गया? FeCN6 4- का। कितना मोल बन गया? 1 मोल। तो यहां हमारे कितने मोल बन गए? 5 मोल टोटल। अब हमको निकालना है आई। तो आई बराबर हमारा क्या होता है? आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या।
तो जब आयनन या संगुणन हुआ उसके पश्चात कण कितने हो गए? 5 बटे आयनन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या कितनी हमारी? 1। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5। तो ये जो वैल्यू है ये तो हमारे कौन से केस में आई है? वियोजन के केस में। आयनन बोल दो या वियोजन बोल दो। एक हमारा होता है संगुणन। संगुणन मतलब होता है जुड़ना। जैसे ही दे रखा है हमको CH3COOH, इसके 2 मोल है। कितने मोल है? 2 मोल। और मान लो इसको मैंने बेंजीन के अंदर घोल दिया। किसके अंदर? बेंजीन में। अब क्या होगा? इसके जो ये कितने मोल दे रखे हमको? 2 मोल। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा कितना बन जाएगा? CH3COOH। इसके जो दोनों मोल आपस में मान लो जुड़ गए। वैसे जोड़ देता हूं इसको। वैसे हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते दोनों। जब टॉपिक आएगा तब बता देंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में। तो इसके जो 2 मोल है वो आपस में जुड़ गए और कितना मोल बना लिया इन्होंने? 1 मोल बना लिया। तो इसके 2 मोल से कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। ठीक है। और अगर इसका हम 1 मोल लेते तो इसके कितने बनते? 0.5 मोल बनता। मतलब जितना भी हम लेंगे उसका आधा बनेगा। तो मान लो हमने यहां पर कितना लिया था इसका? 1 मोल। तो 1 मोल से यहां कितना बनता? 0.5 मोल। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो हमारा आई है वो कितना आता है। तो यहां पर 2 मोल से 1 मोल बन गया। मतलब यहां पर क्या हुआ हमारा? संगुणन। संगुणन मतलब जोड़ना। तो 2 से कितना बन रहा है? 1 मोल। तो देखो आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या हमारी कितनी है? 1। और आयनन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या हमने कितनी ली थी? शुरू में 2। तो आई बराबर कितना आ गया? 1/2। तो इस प्रकार से हम जो आई है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है हमको। जब हमारा जो हमने वैद्युत अपघट्य लिया है वो ना तो टूटता हो और ना ही जुड़ता हो, मतलब ना तो उसमें आयनन होता है और ना ही संगुणन होता है, तो आई है उसकी वैल्यू कितनी आती है? तो आई बराबर हमारा आता है 1। कौन से केस में? जब वियोजन या संगुणन नहीं हो। आई है वो आता है 1 से ज्यादा। कब? जब हमारा क्या होता है? वियोजन। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था यहां पर 1 है, 1 से टूटकर 5 बने, मतलब वियोजन हुआ। तो आई है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा थी। कितनी आई थी आई की वैल्यू? 5। यहां भी 1 से कितने बने थे? 2। तो आई की वैल्यू कितनी आई थी? 2। मतलब 1 से तो ज्यादा आई। और आई है वो 1 से छोटा होगा। कब होगा? जब हमारा क्या होगा? संगुणन।
तो कौन से केस में आएगा? संगुणन के केस में। तो I बराबर 1 जब ना तो वियोजन होगा ना संगुणन होगा। I बड़ा है 1 से जब वियोजन होगा। I छोटा है 1 से जब संगुणन होगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। सामान्य केस में I का मान 1 रख दो तो हमारा फॉर्मूला वैसा का वैसा आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा हम जब किसी से करते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वियोजन हो तो I की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी, और जब संगुणन होगा तो I की वैल्यू वो हमेशा 1 से कम होगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहां तो हम जो I है बहुत आसानी से निकाल रहे थे, क्योंकि यहां पर जितने भी हमको वैद्युत अपघट्य दे रखे हैं ये सामान्यतः प्रबल है, तो इनमें I है उसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल। तो जो हमारा आपेक्षिक वास्तवानुमान है इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? PA नोट माइनस में PA अपॉन में PA नोट बराबर किसके था? x b के। तो अब इसका गुणा हम किससे कर देंगे? I से। इसी प्रकार जो हमारा क्वथनांक उन्नयन था वो क्या था? डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। इसका गुणा भी हम किससे कर देंगे? I से। हिमांक का अनुमान क्या था? डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। इसका गुणा हम किससे कर देंगे? I से। इसी प्रकार परासरण दाब क्या था? पाई बराबर CRT। इसका गुणा हम किससे कर देंगे? I से। तो अगर प्रश्न में कहीं भी वियोजन या संगुणन शब्द काम में आए तो जितने भी हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म दे रखे हैं इन सब का गुणा हम 1/2 गुणांक I से कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। अगर आयनन या संगुणन नहीं हो तो I का मान कितना रख दोगे? 1। जब 1 का गुणा हम किसी से करते हैं तो हमारा जो आंसर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और जब वियोजन होगा तो I का मान है वो 1 से ज्यादा आएगा। जो मान आएगा वो हम रख देंगे। अगर हमारा क्या हुआ? संगुणन, तो I का मान है वो 1 से कम आएगा। जितना आएगा उतना इन फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये जो हमारे चारों फॉर्मूले ये चारों अब रूपांतरित होकर इस प्रकार से आ जाएंगे। ये इनके सब का गुणा हम किससे करना है? I से करना है। और ये कब काम में लेंगे? दोबारा सुनना ध्यान से। जब प्रश्न में हमको संगुणन या वियोजन दे रखा है, संगुणन या वियोजन। संगुणन मतलब 2 जुड़ करके 1 बना रहे हैं, कणों की संख्या घट रही है। वियोजन मतलब टूट करके ज्यादा बना रहे हैं। तब ये हमारे हो गए रूपांतरित फॉर्मूले। उसके बाद में एक हमारा टॉपिक आता है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक जिसको हम I के द्वारा व्यक्त करते हैं। I व वियोजन की
मात्रा अल्फा में संबंध। तो हम पढ़ने वाले हैं वन टाप गुणांक आई और वियोजन की मात्रा अल्फा में क्या संबंध होता है। अल्फा के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके 11th क्लास के साम्य व्यवस्था चैप्टर में। तो इन दोनों में संबंध क्या होता है वो पढ़ना है हमको। तो इसके लिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, ध्यान सुनना। मान लेते ये ए है, अब वन टाप गुणांक आई और वियोजन करना एक का, वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंधित पढ़ रहे हैं हम। तो ए है मान लेते हम, ये हमारा वियोजित हो करके, ए हमारा वियोजित हो करके एन कण देता है और किसके देता है, बी के। ए यहां पर क्या हो रहा है, वियोजित। तो ए हमारा हो गया वियोजित। और जब हमारा ए वियोजित हुआ तो एन कण बने किसके, बी के। अच्छा, उसके बाद में हमने शुरू में ए कितना लिया था, 1 मोल। और ये हमारे कितने थे, 0। ये हमारी क्या है, आयनन से पूर्व मोल संख्या। तो जब तक हमारा आयनन या वियोजन नहीं हुआ था तब हमने शुरू में 1 मोल ए लिया था और ये कितने थे, 0, क्योंकि हमने इसको वियोजित नहीं किया अभी करे, अभी शुरू ही नहीं है। तो ये हमारा 1 है तो ये 0 ही होगा। अब क्या हुआ, इसका वियोजन हुआ तो मैं यहां लिखता हूं वियोजन या आयनन, एक ही बात है दोनों के पश्चात मोल संख्या। अब ध्यान से देखना इस चीज को। अब क्या हुआ, ये 1 है, इसमें से मान लेते अल्फा हमारे टूट गए। तो 1 में से कितना वियोजित हुआ, अल्फा। तो कितने कण बन जाएंगे हमारे यहां पर, 1 से कितना बन रहा है, अल्फा। यहां ए से कितना बन रहा था, बी कण किसके बन रहे थे, एन कण बन रहे थे किसके, बी के। दोबारा ध्यान सुनना, यहां ए है, इससे बी बन रहा था और कितने बन रहे थे, एन। तो यहां 1 में से कितना टूटा, अल्फा। तो यहां पर कितना बनेगा, एन अल्फा। क्योंकि ध्यान रखना, जब वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी। तो अल्फा है, इससे एन है, उसका गुणा करेंगे तभी तो कणों की संख्या बढ़ेगी। तो यहां कितना आ गया हमारा, एन अल्फा। तो ये तो हमारे आयनन से पूर्व मोल संख्या हो गई और ये आयनन या वियोजन के पश्चात मोल संख्या। तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आयनन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। तो आयनन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी हमारी, 1 माइनस अल्फा। लिख देता हूं मैं यहां पर, आयनन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और बटे क्या आ जाएगा, आयनन
या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो I बराबर, तो हम देखते हैं कि आयनन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या हमारी कितनी है। बेटा ध्यान देकर पढ़ा करो, देखो कितनी गर्मी में पढ़ाना पड़ता है तुमको, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। आप घर बहुत ज्यादा अदर एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान दे रहे हो आप, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दो। कुछ एक बच्चे जो पढ़ रहे हैं और वीडियो भी वो कुछ एक बच्चे ही देख रहे हैं, बाकी सब ऐश कर रहे हैं और बाद में बहुत दुखी पाओगे। तो इसलिए अपने अभी छोटे छोटे टॉपिक बताते जा रहे हैं, इनको कवर करते जाओ आराम से, तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो I बराबर आयनन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। तो वियोजन या आयनन के पश्चात मोल संख्या, कणों की संख्या हमारी कितनी है, देखो 1 माइनस एल्फा, प्लस में क्या आ जाएगा n एल्फा, बटे क्या आ जाएगा आयनन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो आयनन से पूर्व कणों की संख्या कितनी थी, 1 प्लस 0। ध्यान रखना ये 1 प्लस 0 ये आयनन से पूर्व मोल संख्या है, कणों की संख्या थी। तो बटे कितना आ जाएगा 1, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो I बराबर आ गया 1 माइनस एल्फा प्लस में n एल्फा। क्लियर सभी को ये बात? देख लो आयनन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा। ये पूरा ही तो है भाई, एक में से एल्फा टूटा तो कुछ तो यहां भी बच रहा है और यहां कितना बना n एल्फा, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारी वियोजन या आयनन के पश्चात मोल संख्या आएगी। बटे कितना है 1, क्योंकि 1 क्यों आया, क्योंकि आयनन या वियोजन से पूर्व कण कितने थे हमारे, 1 प्लस 0 बराबर 1 आ गया। उसके बाद में 1 हम इधर ले आए, तो I माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो यहां माइनस एल्फा है, या n एल्फा है, तो n एल्फा को आगे ले लो प्लस वाले को, तो n एल्फा माइनस एल्फा, तो प्लस वाले को आगे ले लिया, माइनस वाला पीछे ले लिया। तो I माइनस 1 बराबर, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एल्फा, तो एल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना n माइनस 1। तो यहां से हमारी क्या निकल जाएगी एल्फा, तो एल्फा बराबर क्या आ जाएगा I माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं एल्फा। ध्यान रखना ये जो एल्फा ये हमारी क्या है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, क्योंकि जो हमारा संगुणन होता है उसको भी हम एल्फा से व्यक्त करते हैं। तो बहुत बार बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वियोजन की मात्रा एल्फा है, वियोजन की मात्रा एल्फा है, उसको ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो ये एल्फा ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। I क्या है यहां पर वान टॉप गुणांक, n क्या है कणों की संख्या। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं एल्फा। तो ये तो हमारी बात होगी किसकी, वान टॉप गुणांक और वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध की। तो एल्फा बराबर होता है I माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, ये संबंध होता है इनमें। दूसरा अगर हमसे पूछ ले I, तो I हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
आई हम इस फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। कौन से केस में? वियोजन के केस में। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, उसके बाद देखो ध्यान से, ये तो हमारी होगी वियोजन की मात्रा अल्फा। एक आता है हमारा वांट ऑफ गुणांक आई, और वियोजन की जगह पर बस एक शब्द जुड़ जाएगा, संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। तो इन दोनों को तो मैं साइड में लिख देता हूं। तो आई बराबर क्या आया था हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा, यह आया था एक तो हमारा। दूसरा अल्फा बराबर क्या है आई माइनस 1 बटे क्या आ गया था एन माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूला हमको याद रखने एक तो, और ये यहां पर अल्फा क्या है लिखना पड़ेगा वियोजन की मात्रा। अब दूसरा हमारा टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक आई व संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। अब संगुणन हो रहा है, मतलब 2 से कितना बन रहा है 1। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम। तो अब वियोजन की जगह पर, वियोजित की जगह पर क्या हो रहे हैं अब संगुणित। तो ए है, ये आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं ए एन। मान लो ए है, इसके एन कण है, ए के कितने कण है एन कण। तो ये आपस में जुड़ क्या बना रहे ए एन बना रहे। तो हम तो 1 मोल शुरू करते हैं, यहां कितना है 1 मोल। तो यहां सीधे ए से लिख सकते हो आप ए एन बना रहे। संगुणित मतलब जुड़ रहे हैं। तो यहां 1 मोल है, यहां कितना है 0। ये कब है प्रारंभ में। अब यहां आयनन की जगह पर क्या जाएगा, बस जहां आयनन है वहां पर संगुणन कर देंगे। पहले मैं लिख देता हूं, आयनन की जगह पर क्या जाएगा संगुणन। तो जहां जहां आयनन है वहां पर हम कर देंगे संगुणन। अब देखो ध्यान से इसको। तो यहां 1 मोल है, यहां कितना है 0। ये क्या हमारी संगुणन से पूर्व मोल संख्या। जब तक हमारा संगुणन नहीं हुआ था तब हमारी मोल संख्या। उसके बाद क्या हुआ, 1 में से कितने टूट गए 1 है, इसमें सॉरी अल्फा है वो संगुणित हो गए। तो यहां ध्यान रखना 1 माइनस अल्फा ही आएगा यहां पर। और यहां क्या आ जाएगा, यहां अल्फा है इसके बटे में एन आएगा। बस यहां ध्यान रखना हमको, यहीं पर गलती होगी ध्यान रखना। और कहीं भी आप कोई गलती नहीं करोगे। जो हमारा वियोजन हुआ तो उसमें क्या आया था 1 माइनस अल्फा, और यहां हमारा क्या बना था एन अल्फा। इस केस में क्या है संगुणन में, ये तो वियोजन में था, संगुणन क्या 1 माइनस अल्फा। तो ऐसा कैसा आएगा, यहां अल्फा बटे एन आएगा, क्योंकि किसी संख्या के अंदर किसी दूसरी संख्या का भाग लगाएंगे तभी घटेगी संख्या। तो यहां तो एन है भाग में आएगा,
और यहां n किस में आया था, गुणा में, तो वियोजन है उसमें तो n गुणा में आता है, और संगुणन में जो n है वो भाग में आता है। बस इतना याद रखना, बाकी सब बिल्कुल सिंपल है। तो यहां आ गया अल्फा बटे n। उसके बाद देखो i ज्ञात करने का फॉर्मूला ये रहा हमारा, तो i बराबर संगुणन के पश्चात कणों की संख्या। तो संगुणन के पश्चात कण कितने हमारे, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बटे n, और संगुणन से पूर्व कणों की संख्या हमारी कितनी है, 1 प्लस 0 बराबर 1, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हमारा i बराबर आ गया। उसके बाद में i बराबर यहां जाएगा n माइनस एल्फा n, n लघुत्तम यहां पर, प्लस में क्या जाएगा, एल्फा बटे n, n यहां भाग में, यहां गुणा में चला जाएगा, तो आई n बराबर क्या आ गया, n माइनस एल्फा n प्लस में एल्फा। क्लियर यहां तक सभी को। उसके बाद देखो अब n किधर ले आए, तो आई n माइनस n बराबर, यहां क्या बचा, अब ये माइनस वाला है इसको पीछे लेते हैं और प्लस वाला का आगे लेते हैं, एल्फा माइनस एल्फा n आ गया। उसके बाद देखो ध्यान से, अब यहां कॉमन क्या आ रहा है, n, तो कितना बचेगा, n तो कॉमन ले लिया, यहां बचा i माइनस 1 बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एल्फा, तो एल्फा कॉमन आ गया, कितना बचा, 1 माइनस n। तो अब यहां से हमारा एल्फा निकल जाएगा, तो एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, n i माइनस 1 अपन में क्या आ गया, 1 माइनस n। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, एल्फा, और ये एल्फा हमारी क्या है, संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा। तो देखो पेपर में प्रश्न किस प्रकार से आएगा, वान टॉप गुणांक आई व संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये सूत्र लिख के आना है हमको, और प्रश्न हमसे क्या पूछ ले, वान टॉप गुणांक आई व वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इससे वियोजन वाले केस में आई की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको समीकरण 1 नाम देता हूं, और ये हमारे समीकरण 2। इससे हम संगुणन के केस में आई की जो वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हो गया वान टॉप गुणांक आई व संगुणन की मात्रा अल्फा। अब देखो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें जो अल्फा है उसका उपयोग आई को ज्ञात करने में किया जाएगा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखना, K4FeCN6 का 0.1 मोल 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है। विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। तो हम क्या ज्ञात करना है, विलयन का परासरण दाब, यानी कि पाई ज्ञात करना है, और पाई बराबर क्या होता है, CRT इंटू आई। अब देखो ध्यान से, यहां पर आई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां प्रश्न दे रखा है
46% आयनित होता है। और मैंने बताया था जब भी हमको आयनन या वियोजन लिखा मिलेगा प्रश्न में तो आई का उपयोग करना पड़ेगा हमको। अब देखो इस प्रश्न को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पाई निकालने के लिए आपको सी चाहिए। देखो दे रखा है यहां 0.1, यहां पर मैं लिखता हूं मोलर। इसका मतलब होता है 0.1 मोलर का मतलब होता है 0.1 मोल है वो 1 लीटर में घुला हुआ है, मतलब सांद्रता ही हो गई। दोबारा ध्यान देखना, K4FeCN6 का 0.1 मोलर, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर मतलब मोलरता हो गई, और मोलरता है वो सांद्रता का एक रूप है। तो C का मान कितना दे रखा है हमको 0.1 मोल पर लीटर। तो सांद्रता ही हमको प्रश्न में दे रखी है। आर ही प्रश्न दे रखा है 0.082 ATM लीटर कैलोरी इनवर्स और मोल इनवर्स। तो आर भी प्रश्न में हमको दे रखा है। टी देखो टी भी हमको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। कितने दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा यहां देखना, क्या आर किस में दे रखा है हमको केल्विन में, तो इस टेम्परेचर को भी हमको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आर केल्विन में दे रखा है तो ये भी हमारा केल्विन में होना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ दोगे, प्लस आ जाएगा 273, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो टेम्परेचर भी आ गए। अब बस हमको केवल क्या चाहिए आई, तो पाई बराबर सी की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू आर कितना है 0.082 इंटू टी कितना है 300। अब केवल हमको क्या चाहिए आई। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है 46% आयनित होता है, मतलब आयनन की मात्रा, आयनन बोल दो या वियोजन बोल दो, उसकी मात्रा एल्फा कितनी है 46% दे रखी है। और आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस में एन एल्फा, वियोजन के केस में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो आई निकालने का तरीका क्या है आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस में एन एल्फा। इससे हम बहुत आसानी से आई निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, एल्फा हमको दे रखा है, अब केवल हमको क्या निकालना है एन। अब ये ध्यान से देखना आप एन किस प्रकार निकालोगे। यहां हमको दे रखा है K4FeCN6। देखो K4FeCN6 ये कैसे वियोजित होता है, ये टूटता है 4 तो K प्लस के प्लस में FeCN6, इस पर कितना आ जाएगा 4 माइनस। तो जो हमारा K4FeCN6 है वो टूटता है 4K प्लस के प्लस में FeCN6 4 माइनस में। तो यहां K प्लस कितने बन रहे हैं हमारे 4 प्लस में एक ही हमारा ये बन रहा है, तो कितने बन गए टोटल 5।
यहां कितना मोल था? 1 मोल। 1 मोल से टूट कर ये कितने मोल बन गए? 5 मोल। ध्यान देना, इस बड़े ब्रैकेट से बाहर जो भी हो सारे टूट जाएंगे, तो 4K प्लस के, और एफिशिएंसी पर 4 माइनस। यहां आगे कितना लिखा है? 4। यहां आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 मोल ये और 4 मोल ये, टोटल कितने हो गए? 5 मोल। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होती है? एन की। तो एन बराबर हमारा कितना आ गया? 1 से कितने बढ़ेंगे? 5। तो एन की वैल्यू हमारी आ गई 5। देखो पहले वाले जो केस थे उसमें तो हम सीधे यहां पर जो 5 आता था वो आई की वैल्यू हम रख देते थे, ठीक है। वो कब रखते थे? जब यहां केवल ये लिखा जाए 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर आई नहीं तो होता, यहां ये परसेंटेज अगर नहीं लिखा आता तब तो हम सीधे आई का मान 5 रख देते, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती हमको। ध्यान सुनना मेरी बात। अगर यहां पर हमको प्रश्न देता है K4 FeCN6 का 0.1 मोलर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयनित होता है, बस केवल ये लिखा आता, तब तो हम आई की वैल्यू कितनी रख देते? यहां पर सीधी 5 और सोल्व कर लेते। लेकिन अगर यहां पर 46% मतलब अल्फा दे रखा है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा हमको। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे, सर यहां पर पहले तो आप ये आई है उसकी वैल्यू बता रहे थे, अब यहां पर आप एन की वैल्यू बता रहे हो। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अगर यहां पर परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है तो हम सीधे आई की वैल्यू कितनी रख देंगे? 5। इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है हमको। ये फॉर्मूला कब काम में आएगा? जब अल्फा दिया होगा हमको प्रश्न में 46% आयनित, मतलब अल्फा दे रखा है, तब इस फॉर्मूले का उपयोग हमको करना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू निकालनी सबको आई। 1 मोल से कितने मोल बनेंगे? वो एन बराबर 5 आ गया हमारा। तो आई बराबर 1 माइनस, अब अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है? 1 का 46% देखना है हमको। 1 का 46% कितना होता है? 0.46। तो यहां हम कितना घटाना पड़ेगा? 0.46। ऐसा मत कर लेना 1 में से आप 46 घटा दो, कि हमने लिया तो 1 मोल और 1 में से कितने टूट गए? 46। 1 में से अधिकतम कितना टूट सकता है? 1। भाई 1 लिया हमने कोई चीज तो उसमें से 1 ही तो टूट सकता है अधिकतम। ऐसा थोड़ी नहीं होगा 1 में से हम 46 तोड़ देंगे। तो इस बात का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 1 का 46% देखना है हमको। तो 1 का 46% कितना होता है? 0.46। तो यहां हमको 1 में से अल्फा का मान कितना घटाना है? 0.46। एन, अब एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 5 गुणा अल्फा, अल्फा कितना है? 46%। 1 का 46% 0.46। अब इसका आंसर आ जाएगा, तो 1 में से 0.46 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.54 प्लस में 5 गुणा 0.46, तो 520 घटा दो 250 में से, तो ये आ गए 230 या 2.30। तो आई बराबर कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.84। तो इस प्रश्न बिल्कुल सिंपल था। सी का मान, आर का मान, टी का मान हमने रख दिया, बस आई निकालना था। आई निकालने का फॉर्मूला ये है हमारा। इसमें हमको अल्फा पता है, एन हमने निकाल लिया। देखो एन 1 से कितने मोल बने? 5, तो एन का मान 5 आ गए। इस फॉर्मूले में अल्फा का मान 0.46 रख दिया, प्लस में एन का मान 5 रख दिया, अल्फा का मान 0.46।
तो इनको जोड़ा तो ये हमारा कितना आ गया 2.84। तो पाई बराबर क्या आ गया गुणा, अब आई का मान कितना 2.84, 2.84। तो पाई बराबर ये आ जाएगा 6.98 ATM। आप इसको सोल्व कर लेना। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज आपका ये जो दूसरा चैप्टर है विलियन वो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो वीडियो होगा उसमें तीसरा चैप्टर की चर्चा करेंगे जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन ये वाला जो प्रश्न है हमारे 2019 में पेपर में आया था 2 नंबर का। 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कितने नंबर का आया था 2 नंबर का आया था। बस केवल एक अंतर था, जहां 46% लिखा हुआ है ना यहां पर केवल 92% लिखा हुआ था। तो उसको कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो थ्योरी को पहले ध्यान से पढ़ोगे तो सारे न्यूमेरिकल बहुत आसानी सोल्व हो सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत अधिक धन्यवाद।